आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट बीएसटीसी डीएलईडी भर्ती एग्जाम 2020 का प्रश्न पत्र हम हल सहित देखेंगे। तो राजस्थान से संबंधित ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, इन प्रश्नों को देखकर हम एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा एग्जाम होगा 2022 में, उसमें किस तरीके के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो अपना प्रश्न है वो है वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में किस वंश का शासन रहा। चंद्रावती आबू पर्वत के आसपास का एक दर्शनीय स्थल है, यानी माउंट आबू के आसपास का दर्शनीय स्थल है। ये 3 नदियों के संगम पे बसा हुआ है और ये परमार शासकों की राजधानी रहा है। तो परमार शासक पर आबू के जो परमार शासक थे उनकी राजधानी यानी इस वंश का शासन यहाँ रहा है। आबू के परमार हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। क्षेत्रपाल, क्षेत्र की रक्षा करने वाला, क्षेत्र को पालने वाला राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये किसके रूप में पूजा जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ग्राम देवता के रूप में क्षेत्र को पालने वाला या क्षेत्र की देखभाल करने वाला क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है हमारे राजस्थानी कल्चर में। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद नहीं है। तत्वाद, सुशीरवाद, ये वाद्य यंत्र होते हैं। सुशीरवाद जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले, तत्वाद जिनमें तार होता है। तो तत्वाद हमें देखना है कि नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है हमें। तो अलगोजा ऑप्शन दिया हुआ है, कामायचा, जंतर, रावण हत्था। तो कामायचा, जंतर, रावण हत्था ये तीनों ही तत्वाद यंत्र हैं। तो अलगोजा जो है ये सुशीरवाद यंत्र है। तो अलगोजा में 2 बांसुरी 4-4 छेद वाली बराबर लगी होती है। ये सुशीरवाद है, यानी फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और अलगोजा को गुर्जर, मेव, धाकड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जिला है। कहने का मतलब सबसे बड़ा जिला हमारा एकदम पश्चिम में है जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला धौलपुर एकदम पूर्व में, एकदम पूर्वी जिला धौलपुर। और धौलपुर जैसलमेर से 12.66% गुना छोटा है। या कह दें कि धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है। तो 12.66% है वो जैसलमेर से धौलपुर छोटा है या धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है। तो कुल क्षेत्रफल जब हम देखें तो जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर का है वह 3,034 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च जो शैक्षिक संगठन है वो कौन सा है। तो ये RSCERT जिसका ऑफिस या मुख्यालय उदयपुर में है। कहने का मतलब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का एक सर्वोच्च अकादमिक संगठन है और जिसकी स्थापना हुई 1978 में मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। चित्रशैली, कोटा की चित्रशैली, और कोटा की चित्रशैली की विशेषता है कि यहाँ रानियों को या कहें कि महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये किस शासक के समय, तो ये उमेद सिंह प्रथम थे उस समय, जिनके शासनकाल में ये चित्रशैली उत्कृष्ट काल पर रही या चरम उत्कर्ष पर पहुंच पाई। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जयपुर की महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने
कितने स्थानों पर यानी 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जैसे हमारे जयपुर में जंतर मंतर है, ऐसे ही वेधशाला, कहने का मतलब जंतर, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जंतर मंतर क्या है, एक वेधशाला है। तो जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में, ये 5 जगह थी जहाँ पर सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सबसे पहले जो बनवाया वो दिल्ली में, दूसरे नंबर पे जयपुर में। तो हम अब इनको देख लेते हैं कि किस किस जगह पे बनवाया। जयपुर, उज्जैन और मथुरा, जूम, डी से दिल्ली और वी से वाराणसी, जूम डीवी। आप खुद का अपना कीवर्ड बना लें और याद कर लें। 2 शहर अपने उत्तर प्रदेश के हैं, वाराणसी, मथुरा। एक देश की राजधानी है और एक जयपुर की अपने राजस्थान की राजधानी है। और एक शहर है उज्जैन, जो कि महाकाल का निवास जगह है। और जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना ये भी। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जंतर मंतर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। अब संसद में पूछा गया है। संसद में 2 सदन हैं, L+S, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए 25 जाते हैं, राज्यसभा के लिए 10 जाते हैं। टोटल हो गए 35 सदस्य। तो टोटल बताने हैं अपन को, तो 35 4 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा टोटल संसद के लिए जाने वाले सदस्यों की संख्या 35 होगी। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ रहा। नसीराबाद। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियों को बहुत ही सरल और सहज तरीके से याद करवाने के एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये वीडियो बनाकर डाला जा चुका है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो वहाँ भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट डाला जाता रहा है और डाला जाता रहेगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी, राजस्थान के मैप को आप ध्यान रखें और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, ये अरावली पर्वतमाला के इधर से बहकर चंबल नदी की सहायक नदियां बनती हैं और चंबल नदी गंगा की सहायक नदी है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राजस्थान में 3 तरह का प्रवाह तंत्र बनता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी और अरब सागर की तरफ बहती हैं। माही नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही वापस बाहर निकल जाती है। तो माही की सहायक नदियाँ। अब हम देखेंगे कि कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों का सही युग्म है। तो काली सिंध और जवाई लूनी नदी की सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन नहीं है। माही और पार्वती, माही दक्षिण राजस्थान में बहती है, तो ये भी नहीं है। लूनी नदी और चंबल, तो लूनी नहीं है, चंबल तो है। काली सिंध और गंभीरी, ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काली सिंध और गंभीरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फल्गुबाई का संबंध है, तो फल्गुबाई का संबंध चैरी नृत्य से है और चैरी नृत्य एक सामूहिक नृत्य है जो अपने अजमेर के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है और गुर्जर जाति द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। फल्गुबाई इसकी महत्व जो नृत्यांगना है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, उन पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1440 से लेकर 1448 के बीच बनाया गया था। 100 फीट ये ऊंचा है।
9 मंजिल इसमें बनी हुई हैं और ये भारतीय वास्तुकला का विश्व कोश कहलाता है। इतने फैक्ट आप याद रखें। शहीद भील बालिका कालीबाई इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो ये रास्तापाल कांड से संबंधित है। रास्तापाल घटना 19 जून 1947 को हुई थी और डूंगरपुर में हुई। वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सेंगा भाई एक शिक्षक गुरु थे भील बालिका कालीबाई के, उनको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तो भील बालिका कालीबाई थी, वो उनको बचाने के लिए दौड़ी और उनके अंग्रेज़ों के अत्याचार से वो वहाँ शहीद हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात है वो कितना है? तो 928 है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 की जनगणना के जो आंकड़े हैं वो अभी आए नहीं हैं। जनगणना कोरोना की वजह से रुकी हुई है, नहीं 2021 में जनगणना होनी थी। तो अब 2011 के जनगणना के जो फैक्ट हैं वही आपको पूछे जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के फैक्ट आप याद कर लें। तो डूंगरपुर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो धौलपुर से संबंधित 2 फैक्ट हो गए। धौलपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, और जो लिंगानुपात है वो सबसे कम धौलपुर में है। भोरट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोरट का पठार राजस्थान में उदयपुर राजसमंद के बीच फैला हुआ है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच माना गया है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ है ये उदयपुर राजसमंद के बीच, और इसकी ऊंचाई है वो 1225 मीटर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बताना है। तो ये जालोर सिरोही है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो राज्य की कुल साक्षरता दर है वो 66.1% है, और इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर सिरोही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता में देखें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में कोटा है और सबसे कम महिला साक्षरता में जालोर है, यानी सेम है। लेकिन जब पुरुष साक्षरता को देखेंगे तो थोड़ा सा ये बदल जाएगा। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो झुंझुनू है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर हनुमानगढ़ है। जो घग्गर नदी है वो बहती हुई इन्हीं धोरों में, हनुमानगढ़ के आसपास के धोरे हैं वहीं विलीन हो जाती है। तो हनुमानगढ़ को लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? साक्षरता दर ऊपर भी हमने देख ली। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो कोटा है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है, और साक्षरता कोटा की है वो 76.6% है और जालोर की 54.9%। मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कोमल कोठियारी को दिया जाता है, कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोमल कोठियारी ने एक संस्था की स्थापना की, रूपायन संस्थान, और उसी के माध्यम से इन कलाकारों को प्रसिद्धि दिलाई। किस लोक देवता की पत्नी? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के में कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मावठ सर्दियों में होने वाली बारिश, जो अरब सागरीय मानसून ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है राजस्थान में, वो मावठ कहलाती है। यानी इसकी बूंद भी सोने से महंगी होती है, या कहें कि गेहूँ सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल जैसे गेहूँ, चना, सरसों आदि के लिए ये फसल, ये जो बारिश है मावठ है, ये बहुत लाभदायक होती है। तो इससे कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होगी वो हम देख लेते हैं। तो गेहूँ, चना, सरसों ये तीनों साथ उगाई जाने वाली फसल हैं, और सर्दियों में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, उस मावठ से लाभान्वित होती है। कपास एक खरीफ की फसल है जो बाजरे के साथ उगाई जाती है।
तो स्वाभाविक है कि बाजरे के समय मानसून आता है तो मानसून से बारिश होती है। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जल्ला गीत वर की जब बारात आती है वधू के घर पे, वर की जब बारात पहुंचती है वधू के घर पे, तब वधू के घर की औरतें डेरा देखने के लिए जाती हैं, यानी जहाँ बारात रुकती है उसको डेरा कहते हैं, या बारात रुकती है तो वहाँ महिलाएं गीत गाते हुए जाती हैं। ये राजस्थान की परंपरा में लोक गीत है जल्ला गीत। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है भित्ति चित्र और हवेलियों के लिए। यहाँ के सेठ साहूकारों ने, श्रेष्ठी वर्ग ने अपनी जो हवेलियाँ हैं उनमें उनकी भीत पे, दीवार पे शानदार चित्रकारी की हुई है, तो वो भित्ति चित्र कहलाते हैं और ये फ्रेंको प्रिंटिंग भी कहलाती है। तो ये जो हवेलियाँ हैं ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेख वादी की गुलिस्ता पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना के किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बलदेव का संबंध अलवर चित्र शैली से है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन थे? तो भारतीय जो प्राचीन लिपिमाला है उसके लेखक गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झामर कोटड़ा की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? झामर कोटड़ा उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो झामर कोटड़ा की खानें हैं वो किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और रॉक फास्फेट एक रासायनिक पदार्थ है जो कि लवणीय मृदा के उपचार में काम आता है। राजस्थान के उदयपुर में झामर कोटड़ा की खान और सर्वाधिक रॉक फास्फेट यहाँ से निकाला जाता है। रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हैं, जो कि IAS ऑफिसर हैं। ये नागौर जैसे ज़िले में कलेक्टर रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? तो ये सिरोही रियासत थी जिसने अंतिम समय में अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की थी, और ये समय था 1823 का। उस समय शासक थे शिव सिंह। जिनमें से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है तो चित्रकला देखेंगे पहले हम। फड़ है वो एक चित्रकला है, पथवारी है वो भी एक चित्रकला है, सांझी है वो भी एक चित्रकला है, बणी ठणी ये नहीं है लोक चित्रकला। तो बणी ठणी किशनगढ़ शैली चित्रकला शैली से संबंधित है, जो कि इसकी रचना निहाल चंद ने की और इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो ये एक लोक चित्रकला नहीं है। लोक मतलब ग्रामीण जनता द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकला। तो फड़, पथवारी, सांझी इनके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बड़ी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि ये लोक चित्रकला है, ये क्या है, क्योंकि इसके बारे में ये बहुत ही सरल है, लेकिन थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हम ज़्यादातर इन प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा के जो प्रथम उत्खननकर्ता थे वो BK थापर थे। तो कालीबंगा कहाँ है यह आपको पता होना चाहिए। हनुमानगढ़ जिले में है और एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं और यहाँ विश्व का प्रथम जुता हुआ खेत मिला है। अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की थी और सर्वप्रथम उत्खनन BK थापर ने किया था और BK लाल इनके साथ थे 1961 से 1969 के दौरान। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी बाद में घोषित किया हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कोटा जिले में स्थित है। गागरोनी तोता यहाँ की पहचान है और धोकड़ा वनों के लिए भी ये जो अभ्यारण्य है प्रसिद्ध है। 225.44 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। इनमें से किस नृत्य के साथ झांझर नामक या कहें कि झांझ नामक
वाद्य यंत्र बजाया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य, जिसमें घोड़ी के आकार का एक शेप पहना जाता है और फिर किसी पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो वो कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। ये शादी, विवाह, उत्सव आदि में किया जाता है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये जैसलमेर में है अमर सागर जैन मंदिर। अमर सागर तालाब भी यही है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है। आजकल इसका नाम वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ग्राम का ग्राम सचिव होता है, ग्राम पंचायत का ग्राम सचिव। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? तो राजस्थान का राज्यपाल। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है, तो इसका जो सभापति होता है वो राजस्थान का राज्यपाल होता है। तो वर्तमान में जो भी राज्यपाल है वो उसका सभापति होगा। और ये जो सांस्कृतिक विभाग है, इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1985-86 में की गई थी। और 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं भारत में। इनमें से एक उदयपुर में है और इसके अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। और इनका जो दैनिक कार्य देखने वाला होता है वो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? राजस्थान की सीमा 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। तो उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात। 5 राज्य हो गए। 5 राज्यों से मिलती है राजस्थान की सीमा। सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है राजस्थान की। राजस्थान के कौन से 2 जिले जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 प्लस है? तो ये 2 जिले हैं जयपुर, भरतपुर। 2 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जयपुर का 595 है तो भरतपुर का 503 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो जैसलमेर है। तो जनसंख्या पे कई प्रश्न पूछे हुए हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन था? तो ये जनसंख्या पे जो हमारा कक्षा 8 में या कहें कि राजस्थान बोर्ड की क्लासों में पढ़ाया जाने वाला भी जो करंट जो सिलेबस है उसमें से आपको करवा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो और कोई प्रश्न आपको चैलेंज भी करना हो तो आप एक ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास हो तो वहां से आप चैलेंज कर सकें। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो ये था सैयद लोदी वंश का शासन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली में सल्तनत शासन सैयद लोदी वंश था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामोद महल राजस्थान के जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में सामोद महल है जो राजस्थान के जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत लगभग है? कितना प्रतिशत है? तो लगभग 11% राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है। तो अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फैक्ट। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ये भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है वो आपको बड़े सरल और सहज तरीके से करवा दिया गया है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है वो है बीकानेर की, सबसे बड़ी है वो जैसलमेर की है, सबसे छोटी बीकानेर की है। तो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा जो कि 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है ये। और ये जो है ये सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की और सबसे कम लगती है बीकानेर की। 4 जिले जैसलमेर से लगते हैं पाकिस्तान की सीमा से, वो चारों जिले दिए हुए हैं यहाँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। उत्तर से जब हम चलें तो उत्तर में पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। इस तरीके से भी आप मैप में ध्यान रखें, जब भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके सामने हो तो राजस्थान का मैप आपकी आंखों के सामने घूम जाना चाहिए। इस तरीके से जब आप याद करोगे तब अपने और पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर पाओगे। ऐसे महज सुनने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ करने से होगा। जो बच्चे करने वाले हैं वो करत करत अभ्यास में लगे हुए हैं। एक जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ एक रिदम होना, एक लगातार किसी चीज़ से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे अपने और पेरेंट्स के सपनों को ध्यान में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं वो काफ़ी आगे चल रहे हैं और वो साथ साथ तैयार भी कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। हर एक फैक्ट उनके आंखों के सामने घूम जाता है जब वो पढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से, ये मैंने बता दिया आपको, जो कि 464 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा हो बीकानेर की जो कि महज 168 किलोमीटर है। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना है वो कब हुई? तो ये थी 24 फरवरी 1970 को। 2 नंबर हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई। और राजस्थान आवासन मंडल का जो मुख्यालय है वो है जयपुर, और व्रत जो कार्यालय है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर में अवस्थित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। तो करणी दान नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न मिलान वाला है, इसको मिलान करते हैं कि करणी दान, सूरज प्रकाश, दौलत विजय, खुमाण रासो, पद्मनाभ, कानड़ दे प्रबंध, जगजीवन भट्ट, अजितोदय। तो 1 से हमारा डी मिल गया, 2 से हमारा सी का मिलान हो गया, खुमाण रासो, पद्मनाभ, कानड़ दे प्रबंध। 3 का मिलान हुआ बी से, और जगजीवन भट्ट, अजितोदय ए से। इस तरीके से हमने मिलान कर लिया। 2 बुक भी हमें याद होंगी तो हमें इसको सही से मिलान कर लेंगे, लेकिन पूरा याद नहीं होगा तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक, सिरोही राज्य प्रजा मंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी और 1939 में की थी। गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 30 हो सकती है, सीएम सहित। सीएम को प्लस करेंगे तो अधिकतम सदस्य संख्या 30 हो सकती है, 30 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये कब निर्धारित किया गया? 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। तो 2003 के बाद ये व्यवस्था की हुई है कि जो मंत्री परिषद है उसका आकार विधानसभा के जो लोकप्रिय सदन है, यानी राजस्थान में एक ही सदन है विधानसभा जो कि लोकप्रिय सदन है, और विधान मंडल का निम्न सदन है उसका 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो ऐसा ही लोकसभा के लिए यानी संसद के लिए है, तो वहाँ भी आप ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए भी ऐसे ही है, 15% से अधिक नहीं हो सकता जो लोकप्रिय सदन का। और इसमें निकाला हुआ है कि हमारे राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो 200 का हम 15% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, 15 दूनी 30। तो 30 से अधिक नहीं हो सकता। और ये जो संख्या है ये सीएम सहित होती है। यह आप महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये क्लियर रखें। भील जनजाति राज्य के किस राज्य भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति राज्य के दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। उदयपुर के आसपास के जो जिले हैं
उनमें निवास करती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही आदि जिलों में। और 2011 की जनगणना जब देखें तो इन भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो 41 लाख के करीब है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में व्यावसायिक फसलों में नरमा किस्म है वो किससे संबंधित है? तो नरमा जो किस्म है वो कपास की किस्म है जो गंगानगर के आसपास उगाई जाती है। तो ये कपास की किस्म है जो लंबे रेशे वाली फसल होती है कपास की। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं 1919, 1924, 1905। तो इनमें से किसी में भी नहीं हुई, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, जो पहले दिल्ली में हुई, बाद में इसका मुख्यालय अजमेर में किया गया। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर राज्य के शासक अगर आपको याद रहेंगे तो आप इनमें से बड़ी सरल तरीके से एक को अलग कर लेंगे। तो जसवंत सिंह जोधपुर के शासक रहे, अजीत सिंह भी जोधपुर के शासक रहे, मोटा राजा उदय सिंह भी रहे। तो अनूप सिंह जोधपुर के शासक नहीं रहे, ये बीकानेर के शासक रहे थे। तो जो अनूप सिंह का संबंध बीकानेर से है। किस विधानसभा चुनाव में, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से 200 कर दी गई थी? तो 184 सदस्य संख्या थी। तो यह अपना चुनाव था, छठा चुनाव, जिसमें 184 सदस्यों से संख्या से बढ़ाकर 200 कर दी गई। तो छठा चुनाव राजस्थान की विधानसभा का एक महत्वपूर्ण चुनाव था। तो इसमें कई ऐसे परिवर्तन आए कि ये चुनाव थे, ये छठी विधानसभा का चुनाव 1977 से 1980 के बीच रहा। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी अपने राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत के समय। और इस विधानसभा की सीट 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले भैरू सिंह शेखावत थे राजस्थान में। तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखें। तो ये जो अपने BSTC के 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे हुए थे उनको हमने हल किया है। तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 2020 के पेपर में आए हुए थे, उनको हमने हल किया बड़े ही सरल और सहज तरीके से। आपको समझाने का प्रयास किया है कि पेपर किस तरीके का पूछा जाता है। तो आप इसको बेस बनाकर अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं, अपनी तैयारी को उड़ान दे सकते हैं। तो इसमें जो BSTC जो एग्ज़ाम है उसमें अपने 50% मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं, मानसिक योग्यता जिसको कह सकते हैं। 50% अपने टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जांच किया जाएगा, 50% दिए जाएंगे आपको, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर जो अपना प्रश्न होगा जनरल अवेयरनेस के 50 हमने कर लिए। हिंदी या संस्कृत, आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे उनमें से आपके 30% उनसे पूछे जाएंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के कंपलसरी हैं, 20% इंग्लिश के आपके सामने होंगे। इस तरीके से टोटल 200 जो प्रश्न हैं वो आपके सामने होंगे BSTC एग्ज़ाम में, जिसको आजकल DLED बोलते हैं, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 200 प्रश्न होंगे जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब 600 नंबर का आपके सामने पेपर होगा और 200 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे। तो उनमें से 50% जो जनरल अवेयरनेस के आएंगे उन पर हमने बात की, बड़े सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रयास किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ डाला जाता रहेगा और डाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल दी बेस्ट।